मेरे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज की जीके की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करने वाले हैं पृथ्वी के आंतरिक बलों के बारे में। तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के बारे में अध्ययन करने के लिए अपने को अध्ययन करना पड़ेगा ज्वालामुखी और भूकंप। यहाँ पे दो टॉपिक हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ज्वालामुखी की और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात कर लेंगे भूकंप के बारे में। तो ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होता है भाई? पृथ्वी के अंदर क्या है? गर्म जलवाष्प हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, कुछ विखंडनीय पदार्थ हैं और इसके अलावा क्या है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा है। इन सभी पदार्थों को अगर मिला लें तो वो चीज क्या कहलाती है? ज्वालामुखी। गर्म जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, विखंडनीय पदार्थ और मैग्मा को अगर मिलाकर मैं बात करूं तो वो क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम गर्म जलवाष्प बाहर निकलती है। सबसे पहले क्या निकलती है? गर्म जलवाष्प। इसके बाद विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें बाहर निकलती हैं। और भी बहुत सारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। उसके बाद क्या निकलता है? विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ में भी चार टाइप के पदार्थ हैं। पहला है टफ। टफ क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कण जो बाहर निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है? टफ बोला जाता है। उससे मोटे कणों को बम्ब बोला जाता है। ब्रेसिया क्या होता है? अलग अलग शेप के कण निकलते हैं, मतलब विभिन्न कोणात्मक आकृति वाले कणों को ब्रेसिया बोला जाता है। और लैम्पिली क्या होते हैं? मटर के दाने के समान कणों को क्या बोला जाता है? लैम्पिली बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या बाहर निकलता है? सबसे पहले गर्म जलवाष्प, उसके बाद विभिन्न प्रकार की गैसें, फिर विखंडनीय पदार्थ और सबसे लास्ट में क्या बाहर निकलता है? मैग्मा। उसके बाद है ग्रेसर, गेजर एंड गीजर। गर्म जलवाष्प का बाहर आना उसको क्या बोला जाता है? गीजर, ग्रेसर या गेजर बोला जाता है। गर्म जलवाष्प में अगर सल्फर की मात्रा हो तो उसको सोल्फ तारा कहलाता है। उसको सोल्फ तारा कहते हैं। जब गर्म जलवाष्प का तापमान 645 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो उसे दुहारे कहते हैं। भाई इसमें क्या बताया जाता है? गर्म जलवाष्प। गर्म जलवाष्प को यहाँ क्या बोला? गर्म जलवाष्प को बोला गया है गीजर। गर्म जलवाष्प को क्या बोला गया है? गीजर बोला गया है। अगर इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? 645 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है इस गर्म, तो इसको क्या बोला जाता है? धुआरे। तो उसको क्या बोला जाता है? धुआरे। अगर इनमें सल्फर की मात्रा होती है तो इसको क्या बोला जाता है? सोल्फ तारा बोला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी बनने का कारण क्या है। ज्वालामुखी बनने का कारण, तो कारण की बात करें तो सबसे पहले है अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट क्या होती हैं? ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, दूसरा क्या है? अभिसारी प्लेट। अभिसारी क्या है? जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं? सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंप आते हैं। तीसरा क्या है? रूपांतरित प्लेट मतलब ट्रांसफॉर्म। जब दो प्लेट एक दूसरे के समांतर निकल जाती हैं। तीन चीजें डिस्कस की अपन ने। पहले तो क्या है? अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट में तो क्या होंगी? प्लेटें एक दूसरे से दूर हटेंगी। उसके बाद अगली चीज अपन ने क्या डिस्कस की? अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट में क्या होगा? जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो वो क्या हो गया? अभिसारी प्लेट। रूपांतरित प्लेट क्या हो गई? जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर आ जाती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? रूपांतरित प्लेट। अब बात करते हैं समस्थि असंतुलन। समस्थि असंतुलन क्या होता है?
भाई पृथ्वी के ऊपर अपने को पता है कि पठार हैं, पर्वत हैं और कई जगह पर क्या है, खड्डे हैं, ग्रत हैं। ठीक है। अब पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी अपने ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों में संतुलन बनाती है। पृथ्वी क्या करती है? इनको संतुलित करती है। भाई पृथ्वी क्या करेगी? ऊबड़ खाबड़ जो भी गर्त हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो इनसे पृथ्वी क्या बनाती है? अपना संतुलन बनाती है। लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है तो पृथ्वी के अंतर्गत रचनात्मक क्रिया होती है, कुछ हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, जिसके कारण ज्वालामुखी आते हैं। उसकी वजह से क्या आते हैं? ज्वालामुखी आते हैं। और क्या रीजन है? तापमान में अगर वृद्धि हो जाए तो लावा क्या होता है? लावा गर्म गैसों के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलने लगता है, उसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं। दाब में कमी होने से, दाब में कमी हो जाएगी तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गैसें प्रवाह करेंगी, उसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं। और भूकंप के आने से क्या है? नीचे प्लेटें टकराती हैं और वो लावा क्या है? जमीन से बाहर निकलने लग जाता है, उसकी वजह से ज्वालामुखी आते हैं। अब विद्यार्थियों अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मैग्मा क्या होता है। जब गर्म तरल पदार्थ, जो जमीन के अंदर गर्म तरल पदार्थ होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। जमीन के अंदर जो गर्म पदार्थ होता है पिघली हुई अवस्था में, उसको क्या बोला जाता है? मैग्मा बोला जाता है। और जब मैग्मा ठंडा होके जम जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? भाई लावा बोल दिया जाता है। अब लावा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अम्लीय लावा और एक क्षारीय लावा। जिस लावा के अंदर सिलिका की मात्रा 65 से 85% हो वो क्या होता है भाई? अम्लीय लावा। क्षारीय लावा क्या होता है? जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, 45 से 65% होती है, वो क्या होता है? क्षारीय लावा होता है। ज्वालामुखी के कारण निर्मित आकृतियां, दो टाइप की आकृति बनती हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक मतलब जो जमीन के अंदर ही आकृति बन जाती हैं, ज्वालामुखी जमीन से बाहर नहीं आते। और बाह्य आकृति कौन सी होती है? वो ज्वालामुखी जो जमीन से बाहर आकर आकृति बनाते हैं। बात करते हैं अपन। सबसे पहले है आंतरिक। आंतरिक मतलब भूगर्भ के अंदर, मतलब धरातल के अंदर जो आकृति बनती है उसको आंतरिक आकृति बोला गया है। उसमें सबसे पहले है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? बैथो का अर्थ होता है गहरा। बैथो का अर्थ क्या होता है? गहरा। मतलब धरातल से काफी नीचे यह आकृति बनती है। धरातल से नीचे, काफी नीचे यह आकृति बनती है। जब धरातल से अधिक गहराई पर गुंबद आकृति में मैग्मा का जमाव होता है। जमीन के अंदर की बात हो रही है, मैग्मा का जमाव कहाँ हो रहा है? धरातल से काफी नीचे। उसे क्या बोला जाता है? बैथोलिथ कहते हैं। सेकंड है लैकोलिथ। लैकोलिथ का अर्थ क्या होता है? लैको का मतलब होता है नजदीक। लैको का मतलब क्या होता है भाई? नजदीक होता है। और ये अपनी क्या है? धरातल की सरफेस है और इसके काफी नजदीक अगर ये आकृति बनती है तो इसको क्या बोला जाता है? इस गुंबद आकार को क्या बोला जाता है? लैकोलिथ बोला जाता है। आगे बात करते हैं अपन यहां पे। जब मैग्मा का जमाव धरातल के नजदीक होता है तथा गुंबद आकृति का निर्माण हो जाता है तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। उसके बाद है लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? धरातल के अंदर जब तस्त्री नुमा आकृति बनती है, जब मैग्मा का जमाव धरातल में एक तस्त्री नुमा आकृति में हो जाता है तो उसको लेपोलिथ बोला जाता है। और फेकोलिथ क्या होता है भाई? फेकोलिथ होता है जब धरातल के अंदर लावा का जमाव सर्पिलाकार आकृति के रूप में होता है। और सर्पिलाकार आकृति में भी ये इसका अपर पार्ट हो गया और ये लोअर पार्ट हो गया। अपर पार्ट को तो क्या बोला जाता है? अपनाति। और लोअर पार्ट को क्या बोला जाता है? अभिनति। अपनति और अभिनति बोला जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, भूगर्भ में निर्मित सर्पिलाकार आकृति का ऊपरी भाग अपनति व निम्न भाग अभिनति कहलाता है। अपनति व अभिनति के मध्य वलन में निर्मित मैग्मा कैफोलित कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सील व सीट की। सील व सीट की, भाई मैग्मा का जमाव होता है। मैग्मा का जमाव होता है, अधिक मोटाई के अंदर अगर मैग्मा का जमाव हो तो उसको क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है। और कम मोटाई में अगर मैग्मा का जमाव होता है तो उसको क्या बोला जाता है? सीट बोला जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं डाइक एंड स्टोक। डाइक एंड स्टोक क्या होता है? जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है, जब मैग्मा का जमाव लंबवत रूप में होता है तो उसे डाइक या स्टोक कहते हैं। जब अनाच्छादन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आकृति बाहर निकलती है उसे स्टोक कहते हैं। अनाच्छादन मतलब खुदाई की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो आकृति बाहर निकलती है उसे स्टोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अनाच्छादन। अनाच्छादन क्या होता है? जमीन का अपर्दन या अपक्षय। जमीन का अपर्दन या अपक्षय मतलब एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान पे चली जाती है। अगर ये चीज होती है, अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान से टूट फूट कर बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या होता है? विभिन्न कारकों के द्वारा मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होना अपर्दन कहलाता है। अब बात करते हैं बाह्य आकृतियों की। बाह्य आकृति में 5 तरह की आकृतियां हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आकृति है सिंडर शंकु। सबसे पहली आकृति कौन सी है? सिंडर शंकु। ये क्या है? धरातल से बाहर बनती हैं ये आकृतियां। ठीक है, सिंडर शंकु क्या होती है? इसमें लावा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और राख की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। जो ये ढेर बनता है, ये किसका ढेर बनता है भाई? राख का ढेर बनता है। लावा की मात्रा क्या होती है? इसमें कम होती है। ऊंचाई इसकी कम होगी। ढाल अवतल या मंद ढाल। अवतल या मंद ढाल। ढाल किसको बोलते हैं? ये जो तिरछे वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? ढाल बोला जाता है। इसका ढाल क्या होता है? कम होता है। उदाहरण क्या है? मैक्सिको का जोरलो इसका उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं अम्लीय शंकु। सिलिका की मात्रा अधिक जिसके कारण यह गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। सिलिका की मात्रा क्या होती है? अम्लीय शंकु में ज्यादा होती है, पहले भी बता चुका हूं। यह जम जाता है। ऊंचाई क्या होती है? इसकी अधिक होती है और तीव्र ढाल वाला होता है। उदाहरण क्या है? स्ट्रोबोली इटली। स्ट्रोबोली ज्वालामुखी कहाँ का? इटली का। उसके बाद बात करते हैं क्षारीय शंकु या शिल्ड शंकु। क्षारीय शंकु क्या होता है? सिलिका की मात्रा जिसमें कम होती है जिसके कारण लावा व पतला तरल हो जाता है। भाई जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ेगी लावा क्या होगा? उतना ही कठोर और जल्दी जमेगा। सिलिका की मात्रा कम होगी तो लावा क्या होगा? पतला व तरल होता है। और कोई भी चीज पतली या तरल होती है तो वो जमेगा क्या भाई? आसानी से नहीं जमेगा। तो इसकी भी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। ढाल भी क्या होगी? इसकी कम होगी क्योंकि ये जमता नहीं है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहां पे मिश्रित शंकु। ज्वालामुखी उद्गार के साथ अन्य पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? मिश्रित शंकु कहलाता है। मतलब ज्वालामुखी तो फूटा ही, उसके साथ और पदार्थ भी जम जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मिश्रित शंकु बोला जाता है। उदाहरण के लिए क्या है? हुंडेरिनियर यूएसए का ज्वालामुखी, रोकीज पर्वतमाला और फ्यूजियमा जापान का ज्वालामुखी। उसके बाद बात करने वाले हैं 5 नंबर पे है परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु क्या होता है? लावा के अधिक दाब में वाहक नलिका फट जाती है। ये जो नलिका है ये क्या है? फट जाएगी। वाहक नलिका जहां से लावा निकलता है, जिसके कारण एक अन्य उपनलिका निर्मित होती है। यहां से एक उपनलिका निर्मित होती है तो इसे परिपोषित शंकु कहते हैं। और यहाँ एक छोटा सा अलग से ज्वालामुखी बन जाता है, अलग से एक शेप बन जाती है, उसको क्या बोला जाता है? परिपोषित शंकु बोला जाता है। मतलब जो मेन नली है वाहक नली वो फट जाएगी, एक अन्य नली से फिर से एक शंकु का निर्माण होगा, उसको क्या बोला जाता है? परिपोषित ज्वालामुखी।
उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपनी अन्य बाह्य आकृतियां। सबसे पहले है कालडेरा। ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप गहरे गर्त का निर्माण हो जाता है। कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी के कारण गहरा खड्डा बन जाता है उस स्थान पर। उस स्थान पर गहरा खड्डा बन जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कालडेरा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा कौन सा है? आसी जापान का है। इसमें निर्मित झील को कालडेरा झील कहते हैं। मतलब ऐसे खड्डा बनेगा और उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ये क्या है, झील का आकार ले लेगा। ठीक है, जैसे टोबा झील इंडोनेशिया क्या है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद बात करने वाले हैं क्रेटर झील की। क्रेटर झील क्या होती है? ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप कीप आकार आकृति। मतलब ज्वालामुखी तो है ही और उसके ऊपर ही ये यहाँ पे क्या बन जाती है, कीप आकार की आकृति बन जाती है। ज्वालामुखी के ऊपर ही ये कीप आकार की आकृति बन जाती है और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? क्रेटर झील बोला जाता है। उस झील को क्या बोलते हैं? क्रेटर झील बोलते हैं। क्रेटर झील के एग्जाम्पल की बात करें तो लोनार झील कहाँ की? महाराष्ट्र की। और नक्की झील अपने राजस्थान माउंट आबू की। ये दोनों क्या हैं? क्रेटर झील के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करते हैं डाट या प्लग की। डाट क्या होती है भाई? ये अपनी अवनालिका है जहां से क्या हो रहा है, लावा बाहर निकल रहा है और ये शंकु का निर्माण कर रही है। डाट क्या है? ये अवनालिका है, इसको रुक गई। किसी भी चीज को रोक देना तो वो क्या होगी? डाट हो गई। जब वाहक नलिका में लावा का जमाव हो जाता है, इसी के अंदर लावा जम गया तो ये क्या हो गई? रुक गई। तो इसको डाट या प्लग कहा जाता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। उद्गार की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के बताए हैं, एक तो दरारी उद्गार और एक केंद्रीय उद्गार। दरारी उद्गार क्या होता है? इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये क्षारीय लावा है, यह पतला होता है जिसके कारण यह विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। यह विस्फोटक नहीं होता, जैसे ढक्कन ट्रेप, ढक्कन का पठार भारत का। केंद्रीय उद्गार की प्रकृति के आधार पर बात करें तो वाहक नलिका से लावा उद्गार इसके निम्न प्रकार हैं: हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, वोल्केनोल तुल्य, पीलियन तुल्य और प्लीनियन ज्वालामुखी। अब बात करते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसमें क्षारीय लावा का उद्गार होता है। ऊंचाई क्या होती है? कम होती है, ढाल मंद होती है, यह विस्फोटक होता है। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप। सेकंड कौन सा है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। इसमें अम्लीय लावा होता है। ऊंचाई क्या होती है? इसकी अधिक होती है। ढाल क्या होता है? तीव्र होता है, यह सर्वाधिक विस्फोटक होता है, ज्यादा तीव्र ढाल वाला और ज्यादा विस्फोटक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। यह विस्फोटक होता है, गैसों की तीव्रता ज्यादा होती है तो ऐसे गुब्बारे के रूप में यहां से गैसें निकलती हैं। इसमें धूल एवं राख युक्त गैस ऊपर उठकर काले बादलों का निर्माण कर लेती हैं। क्या बन जाते हैं? काले बादल बन जाते हैं यहाँ पे। यह फूलगोभी के आकार का निर्मित होता है। इसका नाम लेपोरी द्वीप पर स्थित वोल्केनो ज्वालामुखी के आधार पर है। नेक्स्ट अपन बात करने हैं पोलियन तुल्य ज्वालामुखी। भीषण विस्फोट होता है, इसमें ज्वलनशील पदार्थ लगातार प्रवाह होता रहता है। जैसे चिमनी से गैसें निकलती हैं ना, ईंट भट्टे वाली में से, वैसे ही इसमें से गैसें निकलती रहती हैं। इसका नाम मोर्टिलिक द्वीप कैरेबियन सागर में पीली ज्वाला के कारण इस ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्लीनियन ज्वालामुखी। यह सबसे अधिक विस्फोटक होता है, गैसों की तीव्रता भी अधिक होती है। गैस ऊपर उठकर समताप मंडल तक चली जाती है। कहाँ तक भाई? ये समताप मंडल है, यहाँ तक इसकी गैसें चली जाती हैं। इसका उद्गार 79 ईस्वी में हुआ जिसमें प्लिनी का निधन हो गया। इसका नाम इसी के नाम पर रखा गया। उसके बाद बात करते हैं सक्रिय का के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? लगातार उद्गार होता रहता है, लगातार उद्गार होता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? सक्रिय। शांत या मृत ज्वालामुखी क्या होता है? जिसकी भविष्य में उद्गार की आशंका नहीं होती। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या है? जिसकी भविष्य में उद्गार की संभावना होती है।
जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई? ओजस डिल शाडो एंडीज पर्वत पर देश कौन सा है? चिली प्लस अर्जेंटीना देश का ज्वालामुखी है। उसके बाद है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहाँ भाई? एंडीज पर्वत देश इक्वेडोर में। बैरन ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? भारत में। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी। ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट एंटना कहाँ का है भाई? सिसिली द्वीप देश इटली का है। स्ट्रोबोली कहाँ का है? लेपारी द्वीप देश इटली में है। उसके बाद है माउंट किलापू हवाई द्वीप यूएसए का है। मोनोलोआ कहाँ का है? हवाई द्वीप देश यूएसए का है। और माउंट इरेबस ये कहाँ का है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।